ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानविंद सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। आपको पता है रेगुलर बेस पे क्लासेस चल रही हैं ब्रह्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, तो आप जरूर करने आए, राइट। और आपके आने वाले जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट जो आपका एग्जाम आना है उसको बहुत अच्छे वे में तैयार करिएगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षाएं आप जरूर उसमें सिलेक्शन अपना पुख्ता कर सकें, राइट। तो इसलिए मैंने रेगुलर बेस पे क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो रोज़ क्लास लेने आए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर बेस पे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप क्लास करें, राइट। और इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो आप ब्रह्मा गुरुकुल किस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ब्रह्मा गुरुकुल के नाम पर सर्च कीजिए, एक ही ये चैनल है तो मिल जाएगा आपको तुरंत, ओके। तो जिससे आप जल्दी से जल्दी तैयारी पर एक अच्छा निश्चित स्थान कर सकें, ठीक है, एक अच्छी तैयारी कर सकें, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेके आया हूं। क्वेश्चन को पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित करने के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अली, ऑप्शन नंबर बी मुस्तफ़ा, ऑप्शन नंबर सी दौलत खां, ऑप्शन नंबर डी हसन खान। तो बताइए, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताना है कि जब अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित करने के समय, राइट, बाबर को कौन सा व्यक्ति था किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जल्दी से जल्दी पहले तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दें, तभी मैं आंसर बताऊंगा। हाँ, देते चलो, आंसर दीजिएगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ कितना बेटर कर पा रहे हैं आप। लाइव सेशन की अगर 9 बजे, देखो लाइव सेशन की क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, 9 बजे स्टार्ट होती है। तो आपको पता है 9 बजे स्टार्ट होती है, तो 9 बजे जो नए नए बच्चे हैं जो नहीं आ पाते, 9 बजे आने की कोशिश किया करेंगे। अगर नहीं आ पाते तो आप बाद में भी क्लास ले लिया करें, लेकिन प्लीज़ कोशिश करें कि लाइव सेशन में लें, जिससे आप कमेंट करें तो आपका एक लगेगा कि हाँ मेरे को कितना तैयार है ना। तो इसका आंसर बताएं, सभी लोग कमेंट करते जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दौलत खान इज द राइट आंसर। क्या होगा, दौलत खान इज द राइट आंसर। बिल्कुल, दौलत खान इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य तो जानते हैं, टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में केवल एक टाइगर रिजर्व है, आपको पता है, दुधवा टाइगर रिजर्व है कि नहीं। हाँ, नेशनल टाइगर रिजर्व जो एक ही है वो है क्या, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कैसा पूछा है, ये पूछा है कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। देखो मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कि टाइगर रिजर्व है वहीं पर है ना। तो आपको पता है कि ये 4 टाइगर रिजर्व दिए हैं, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए अमनगढ़, ऑप्शन नंबर बी बांधवगढ़, ऑप्शन नंबर सी कान्हा, ऑप्शन नंबर जी संजय डुबरी, राइट, डुबरी। तो इसका आंसर बताना है, तो सभी लोग कमेंट कर दें, अच्छे से कमेंट करते जाएं एक एक क्वेश्चन का। हाँ, कमेंट करें तभी आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया करते जाएं सभी बच्चे, एकदम स्पीड के साथ दें आंसर। बिल्कुल, तो जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अमनगढ़ इज द राइट आंसर। क्या है, अमनगढ़ इज द राइट आंसर। अमनगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश में नहीं है, और बाकी बांधवगढ़, कान्हा और संजय डुबरी ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर, क्या, कौन सा देश बाल्टिक सागर, एक सेकेंड, हाँ, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, और सी ऑप्शन क्या है, स्वीडन, और रूस, और डी ऑप्शन है स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। ये चारों ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, कौन से देश हैं, राइट। तो आपको पता है कि आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन वाइज आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आते नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्वीडन और नॉर्वे इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने स्वीडन और नॉर्वे दिया है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है। आप स्पीड के साथ, जिस बच्चे ने नहीं दिया तो वो देते जाइएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। बाल्टिक सागर के तट पर स्वीडन और नॉर्वे, देखो कौन कौन देश है, लातविया भी बाल्टिक सागर पर है, पोलैंड है, रूस है, ये तीनों देश कहाँ पर हैं, ये बाल्टिक सागर पर स्थित हैं, ठीक है। बट स्वीडन और नॉर्वे 2 देश एक ऐसे देश हैं जो कहाँ पर
जो बाल्टिक सागर पर स्थित नहीं है। ओके, तो चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे लोग। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, राइट। तो उसने क्या पूछा कि कौन, ये चार ऑप्शन दिए, चार में से कौन सा एक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। पर्वत परिस्थितिक तंत्र, सागरीय परिस्थितिक तंत्र, या निम्न स्थलीय परिस्थितिक तंत्र, या अर्ध सूक्ष्म परिस्थितिक तंत्र। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से बताना है। तो आपको पता है स्थलीय बात कर रहा है तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं बात को कि पर्वत स्थित परिस्थितिकी तंत्र स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र होता है, हाँ होता है। सागरीय नहीं होता है, क्या, बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया बहुत बढ़िया, सागरीय नहीं होता, क्या, सागरीय परिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है ना। तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया एकदम करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। और इसी तरीके से आप लोग आंसर दें तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो समझ गए कि नहीं। हाँ, और बाकी सारे स्थलीय परिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। भाई जैव डीजल पौधे के बारे में पूछा है तो हाँ, तो क्या कौन कौन चार ऑप्शन दे रखे हैं। जेट्रोफा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी जावा घास, ऑप्शन नंबर सी रोसा घास, ऑप्शन नंबर डी गुग्गुल। तो इसमें से चार ऑप्शन दिया है। ठीक है, कौन कौन, जेट्रोफा, और दूसरा दिया है जावा, ठीक है पढ़ लो एक बार, और तीसरा दिया है रोसा, और अगला दिया है गुग्गुल। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा सही होगा, कि निम्नलिखित कौन जैव डीजल पौधा। देखो क्या पूछा है, जैव डीजल पौधे के बारे में पूछा है, तो बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर बन जाएगा आपका। तो जैव डीजल पौधा कौन सा है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। बताइए, स्पीड के साथ आंसर देते चले, मैं इंतजार कर रहा हूँ सबका, एक एक बच्चे का इंतजार करता हूँ मैं कि आंसर देते जाएं सभी लोग, तो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, सॉरी, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। गूगल मैप, सॉरी क्या पूछ रहे हैं, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। क्या पूछा, 1974 में, क्या 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी पांडुचेरी। बताइए 1974, ये तो पता चल गया कि प्रथम कृषि केंद्र कहाँ कब खोला गया था, 1974 में। कहाँ स्थापना हुई थी, जो जगह का नाम बताना है तो बताइए जल्दी जल्दी। चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी, जल्दी बताइए। हाँ कमेंट करके बताते चलें, सभी लोग आंसर देते जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ सभी बच्चों का। तो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। तो आप सभी लोग बताएं आंसर इसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आज सभी लोगों ने आंसर दे दिया। तो मैं अब बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर जिस बच्चे ने पांडुचेरी डी ऑप्शन दिया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, तो पांडिचेरी इज द राइट आंसर। क्या होगा, पांडिचेरी में क्या हुआ था, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब, 1974 में, ये भी याद रखिएगा। ओके, हाँ चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ये पुरानी बात पूछ ली गई है। 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। तो पुरानी बात पूछी है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो ये आंसर बताना है सभी को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुराना क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है, 6 स्थान था उसका। कौन सा था, 6। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा शहर है। शहर बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए।
फर्स्ट नंबर पर कौन सा शहर है? बताइए जल्दी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो पूरे भारत में, राइट, मैं यूपी में नहीं पूछ रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में पहले नंबर पर कौन सा शहर है उसका कमेंट करके सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, देते जाएं सभी बच्चे कमेंट करके। देखो मैंने 2021 वाला क्वेश्चन पुराना उठ गया वो, ठीक है, बट कोई नहीं, क्या नाम, आप इस क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग, क्योंकि ये भी इंपोर्टेंट है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देते जाएं सभी बच्चे। चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी बच्चों ने दे दिया, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इंदौर। ठीक है, क्या होगा? इंदौर इज द राइट आंसर। आपको पता है लगातार छठवीं बार इंदौर पहले स्थान पर है, राइट, तो लगातार छठवीं बार इंदौर क्या है? पहले स्थान पर है, क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इंदौर सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, भारत का। ठीक है, और दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो सूरत। ठीक है, और अगर तीसरे स्थान पर पूछा जाए तो नवी मुंबई। ठीक है, तो याद रहेगा सब बच्चों को। हाँ, तो ये 2023 के अनुसार। अब कहोगे उत्तर प्रदेश का क्या सीन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी, अगर पूछा जाए ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण, क्या ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन रहा? तो ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का बनारस या वाराणसी। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन रहा? तो वाराणसी, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज समझ गए आप सभी बच्चे लोग। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिल्ली के पुराने किले, जो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद, जो दिल्ली का पुराना किला है उसके भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहिना, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने या शाहजहां ने? बताइए। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहिना का निर्माण किसने करवाया था? बताते चलिएगा सभी बच्चे, कमेंट करते जाएं सभी बच्चे, स्पीड के साथ कमेंट करें। हुमायूं, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देते जाएं आंसर एक एक बच्चा लोग। देखो छोटी क्लास होती है लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है ना। तो बिल्कुल, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहिना का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेरशाह इज द राइट आंसर। किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। तो याद रखिएगा शेरशाह। ठीक है, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो पुराना किला उसके भीतर एक मस्जिद बनी है, राइट, उसका नाम है किला एक कोहिना, उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। तो बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया बहुत अच्छा आंसर दिया, और इसी तरीके से आंसर देंगे तो बहुत बढ़िया करोगे। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बोला राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डॉट 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 में हुआ था, कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वो डे बताना है, सन कौन सी सन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1954, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डस में हुआ था 1950, 1952 या 1954 या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, कमेंट करते जाएं सभी बच्चे लोग। हाँ, कमेंट करें एकदम स्पीड के साथ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डॉट डॉट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे लोग। इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन 1952 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। बिल्कुल, जिसने भी दिया है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से
घनत्व मापन में होता है? मतलब किसका घनत्व मापन में होता है? क्या रिंगेल, मैं लिख देता हूं एक बार, रिंगेलमैन, ठीक है, रिंगेलमैन स्केल, स्केल का नाम है। और इस स्केल के द्वारा घनत्व मापा जाता है किसका? कोहरे का, ध्वनि का, प्रदूषित जल का, या धुआं का? बताइए, साइंस का क्वेश्चन है, बताते चलें सभी बच्चे लोग। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित के घनत्व का मापन होता है? किसका होता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, या धुआं? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, करते चलें, कमेंट करते चलें। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धुआं इज द राइट आंसर। क्या होगा? धुएं का किया जाता है, घनत्व नापा जाता है, ठीक है, तो धुआं इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिसने भी डी ऑप्शन दिया एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब ये क्वेश्चन तो बता देना, बहुत सिंपल है, बताने की कोशिश करो। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? हाँ, बताते चलें सभी लोग, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो कि विटामिन है वो है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी क्या है? ये जल में घुलनशील है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। विटामिन बी क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। हाँ, चलिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉब्सन इकाई, क्या डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी, विकिरण? बताइए, डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी, या विकिरण? तो डॉप्सन इकाई से जो नापने वाली चीज है क्या है, वो क्या है? डॉप्सन सांद्रता, वो ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी, या विकिरण? बताते चलें आंसर। तो इसका जो आंसर है, डॉप्सन इकाई से जो नापा जाता है या मापा जाता है वो है ओजोन सांद्रता। क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकास झील, बालकास झील निम्नलिखित में से, निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो ये 4 देश दिए हैं, इसमें से बालकास झील कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में, या किर्गिस्तान में, या रूस में, या तुर्कमेनिस्तान में? बताइए, हाँ जल्दी जल्दी बताइए, आंसर बताते चलें सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर देते जाएं सभी बच्चों लोग। बालकास झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये पूछा है। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताइए कौन होगा। बताते चलें सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा कजाकिस्तान इज द राइट आंसर, ठीक है, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, तो जो कि बालकास झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन? बताइए, कौन सा पादप हार्मोन पूछा है? क्या पूछा है? पादप हार्मोन कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से इंसुलिन, साइटोकाइनिन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर एस्ट्रोजन? बताइए। हाँ, देते जाएं सभी बच्चे लोग आंसर, स्पीड के साथ देते चलें। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, साइटोकाइजिन बोकाइनिन इज द राइट आंसर। पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन।
ठीक है, साइटोकाइनिन में क्या है, पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। ओके, याद रहेगा कि नहीं? हाँ, याद रहना चाहिए। चलिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या अमोनिया के रूप में? हाँ, पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में? बताइए सभी लोग, आंसर देते जाएं। तो हाँ, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं, किस रूप में करते हैं बता दिया ना सभी बच्चों ने? बिल्कुल, नाइट्रेट इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, जो पौधे ग्रहण करते हैं ना नाइट्रोजन को, वो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए, ये देखो आर्टिकल दे रखे हैं, तो आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो भारत का राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 200, आर्टिकल 250, और इसके नीचे क्या है, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सी ऑप्शन है आर्टिकल 280, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को नियुक्ति से संबंधित है? वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। आर्टिकल 200, आर्टिकल 250, आर्टिकल 280, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 280। क्या होगा? आर्टिकल 280 है इज द राइट आंसर। ओके, तो अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ओके, याद रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवर्त बीजियों से? बताइए, जो एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होती है? सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ, देते जाएं सभी बच्चे आंसर, एक एक करके आंसर दें सभी बच्चे। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवर्त बीजियों से? बताइए। चलेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। जीवाणुओं इज द राइट आंसर। ओके, जिसने भी जीवाणुओं दिया है एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल केलौंड जानवर है? कुत्ता, खरगोश, गिवन, या भेड़? केलौंड जानवर पूछा है, सफल केलौंड जानवर कौन सा है? कुत्ता, खरगोश, गिवन, या भेड़? बताइए, आंसर देते जाएं एकदम अच्छे वे में। हाँ, तो बताइए, जल्दी से जल्दी बताते चलें सभी बच्चा लोग। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? वो है भेड़ इज द राइट आंसर। ये प्रथम सफल केलौंड जानवर है, भेड़। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल भेड़ जिसने दिया है एकदम करेक्ट आंसर, सी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का?
पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? बताइए सभी लोग। हाँ, बताते चलें सभी बच्चे। पॉलीथीन बनाने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो वो होता है एथिलीन इज द राइट आंसर। क्या होता है? एथिलीन इज द राइट आंसर। एथिलीन इज द राइट आंसर। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे सभी बच्चे लोग। ओके, अच्छी एनर्जी के साथ देते चलें। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे लोग, तभी मजा आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? मतलब क्या पूछा? भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पर जो प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2012, 2015, 2008 या 2000? हाँ, बताते चलें। प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू किया गया? हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है 2008 इज द राइट आंसर। क्या है? 2008 इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने सी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, एकदम अच्छे वे में, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरीके से लगे रहें, आप मेहनत करते रहें। और आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच एवरीवन। और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर PDF चाहिए तो आप क्या करें, ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम, ठीक है, क्या ब्रह्मा गुरुकुल के नाम पर टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये PDF है वो प्रोवाइड हो जाएगी। और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे रेगुलर बेस पर आ रहा है कंटेंट आपको मिलेगा। और UP+ UPSI और PET का अगर आपको एग्ज़ाम देना तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप ज़रूर करने आए रोज़ 9 बजे, राइट। 9 बजे लाइव सेशन के रूप में चलता है। मैं लेता तो नहीं हूँ लाइव सेशन, बट ये वीडियो चलती है लाइव सेशन के रूप में, राइट। तो उस टाइम आप जरूर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कमेंट करेंगे सभी बच्चों के साथ तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ आपका कितना बेटर है और बच्चों के हिसाब से, है ना। तो तब आपको जितनी कमियाँ होंगी तो उसको आप और इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन थैंक यू सो मच। और मिलते हैं हम अगली क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ। और कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है 8175819525। ये मेरा कौन सा नंबर है? व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करके क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।